आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि इंडिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, गोदरेज, बजाज, इन्फोसिस, महिंद्रा, विप्रो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी बिल गेट्स, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग, जैक मा या फिर बर्नल आर्नोल्ड, कर्नल सैंडर्स या फिर कोई भी और? तो इन सब का जवाब है इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे जिसके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है उसकी वेल्थ दिख कर नहीं आती। कहने को तो लोग कहते हैं कि अगर आज की इस दुनिया में आपको अमीर बनना है तो आपको कैपिटलिस्टिक किंग बनना पड़ेगा, यानी कि लोगों को उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करो, जिसके बेसिस पे आपकी डेली अर्निंग होगी आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन से। बिजनेस की परिभाषा यही है। लेकिन सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि बिजनेस मैन बन के आप सबसे ज़्यादा अमीर बन सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अमीर होता है पॉलिटिशियन। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह ये वीडियो भी थोड़ी हटके होगी और थोड़ी अलग होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात करते ही नहीं हैं। दैट हाउ पॉलिटिशियंस आर मोर रिचर देन बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को आगे बढ़ने के लिए पब्लिक के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन वही पब्लिक पॉलिटिशियंस के लिए बहुत कुछ करके उन्हें आगे बढ़ाती है। यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग है। और ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे पॉलिटिशियंस अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं और किस तरीके से एक बिजनेसमैन किसी पॉलिटिशियन के आगे झुक सकता है, लेकिन एक पॉलिटिशियन कभी भी किसी बिजनेसमैन के आगे नहीं झुकेगा। बिकॉज पॉलिटिशियंस का मतलब ही होता है पावर। और इतिहास के एक एक पन्ने ने इस बात की गवाही दी है कि पैसा हमेशा पावर के सामने झुका है। खैर, ये सारी तो फिल्मी बातें हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको फैक्ट्स के साथ पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल में स्ट्रक्चर वाइज सारी चीज़ें समझाते हुए बताऊंगा कि दैट हाउ पॉलिटिशियंस आर मोर रिचर देन बिजनेसमैन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इल्यूजन, दिखावा वर्सेस सच। फोर्ब्स की लिस्ट में हम अक्सर ये देखते हैं कि एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे लोगों का नाम। लेकिन असलियत में पर्दे के पीछे एक ऐसी पार्टी बैठी हुई है जो ना कोई प्रोडक्ट बेचती है, ना ही कोई सर्विस बेचती है, ना कोई कंपनी चलाती है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, लेकिन फिर भी उनके पास भर भर के पैसा होता है। आखिर ऐसा कैसे है? इन नेताओं के पास ऐसे कौन से सोर्सेस है जो इनके पास इतना ज़्यादा पैसा आता है? इंटरनेट पे कहने को तो हम कभी गौतम अडानी का घर देखते हैं, मुकेश अंबानी का घर देखते हैं या फिर मार्क ज़करबर्ग का घर देखते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस के घर है जो ज़्यादातर हाईलाइट में आते भी नहीं है, कई मामलों में इन पॉलिटिशियंस के घर भी बहुत ज़्यादा शानदार, इनकी कार एकदम लग्जरी से भरी हुई और साथ ही साथ इनकी लैविश लाइफस्टाइल्स। आखिर ये इन्हें मिलती कैसे है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चैप्टर 2, द मोनोपोली ऑफ पावर। हम लोगों ने हमेशा इतिहास में ये देखा है और इतिहास बार बार हमसे ये चीज़ें कहता है कि एक बिजनेसमैन की चीज़ों से किसी पॉलिटिशियन को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक पॉलिटिशियन के एक्शन से हमेशा बिजनेसमैन्स को फ़र्क पड़ा है। एक बिजनेसमैन चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसका जो पैसा होता है वो चाहे तो एक ही रात में सब कुछ गंवा सकता है अपनी कुछ गलतियों की वजह से, लेकिन एक पॉलिटिशियन के पास होती है सत्ता, पावर, सिस्टम, अथॉरिटी, कंट्रोल और जनता का सपोर्ट, जो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि कोई बिजनेसमैन कोई सर्विस बेच रहा है, कोई गुड्स बेच रहा है, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसका कस्टमर कौन है? नॉर्मल पब्लिक ही है। और वो पब्लिक किसके हाथ में है? वो पब्लिक किसे पूछती है? पॉलिटिशियन को। और स्पेशली हमारी कंट्री इंडिया में, जहाँ पे पॉलिटिशियंस भगवान से कम नहीं है, वहाँ पर कोई बिजनेसमैन कभी भी किसी पॉलिटिशियन से पंगा लेने के बारे में इसीलिए नहीं सोचता क्योंकि वो जानता है कि ये चाहे तो मेरा बिजनेस रातों रात बंद करा सकता है, क्योंकि इसके पास लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल है। आफ्टर ऑल पॉलिटिशियन भी तो सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वो छोटा सा हिस्सा भी बहुत पावरफुल है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को गिराने का दम रखता है। इस वजह से आप हमेशा देखोगे जितने भी बिजनेसमैन हैं वो आपस में भले ही कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कभी भी पॉलिटिशियन से पंगा नहीं लेता। और हमेशा वो लोग पॉलिटिशियंस की बात मानते हैं क्योंकि उनके पास वो पावर होती है। वो रातों रात रूल बना सकते हैं और बदल भी सकते हैं। एक बिजनेसमैन को अपना पैसा डबल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नए वर्कर्स को रिक्रूट करना पड़ता है, नई इफ़ेक्टिव तरीके लाने पड़ते हैं, अपनी मैनेजिंग को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, और ज़्यादा एक्सपेंशन करना पड़ता है, नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, पार्टनरशिप करनी पड़ती है, नई फैक्ट्रीज खोलनी पड़ती है, गुड्स एंड सर्विसेज में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, उन्हें और ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ता है, अपना नेटवर्क और बड़ा करना पड़ता है। लेकिन एक पॉलिटिशियन को क्या चाहिए?
लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल, रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंट्रोल, तो उसके पास ये वो चाहे तो अपनी इस एक पावर का इस्तेमाल करके रातों रात उस बिजनेसमैन के बनाए हुए साम्राज्य को बिखेर कर रख सकता है। दैट इज़ वाई ये जो पॉलिटिशियंस है ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इनके पास ये पैसा कहाँ से आता है, इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे हम। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, द वेल्थ गेम। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर ये नेता पॉलिटिशियंस अगर बिजनेसमैन से ज़्यादा वेल्थ रखते हैं, ज़्यादा अमीर है, तो आखिर टैक्स रिटर्न्स और इलेक्शन एफिडेविट्स में इनकी वेल्थ दिखाई क्यों नहीं पड़ती? आखिर हमें ये इतने गरीब क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका सीधा साधा आंसर है हिडन चैनल्स, जो इनके गुप्त पैसे को हमेशा गुप्त ही रखते हैं, जिसके बेसिकली 3 से 4 तरीके हैं। सबसे पहला है बेनामी प्रॉपर्टीज़ और शेल कंपनीज़ में अपना पैसा डालना और अलग अलग लोगों के नाम पे अपना पैसा करके वो छुपा के रख देना। दूसरा तरीका है कि जब भी किसी बिजनेसमैन को किसी पॉलिटिशियन से कोई टेंडर चाहिए होता है और उसे कानून को अपने फेवर में लाना होता है, तो वो हिडन चैनल्स के थ्रू करोड्स ऑफ रुपीस इन पॉलिटिशियंस को देते हैं, और इसके कई सारे प्रूफ्स भी हमें मिले हैं। अब अगेन मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूँगा, ना किसी नेता का नाम लूँगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ, एंड यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। और आप जाकर इंटरनेट पर ऐसी कई सारी खबरें पढ़ सकते हो जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तीसरा तरीका है कि जब भी किसी पॉलिटिशियन को कोई एयरपोर्ट, कोई हाईवे, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पास करना होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले उन्हें मिलता है भारी कमीशन। और चौथा तरीका जो शायद हम सभी को पता है, जिससे हम सभी लोग डेली बेसिस पे जूझते हैं, वो है करप्शन। ऊपर से लेकर नीचे के लेवल तक हर कोई करप्ट अथॉरिटी जो आम जनता से पैसा लेती है, उसका एक बड़ा कट किसको जाता है? पॉलिटिशियंस को। लेकिन वहीं पर अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो उसे लीगल तरीके से चढ़ना पड़ता है और सही तरीक़ों से सर्विसेज देके, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करके लीगल और फेयर तरीके से पब्लिक से पैसा कमाना पड़ता है। हालांकि कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगे हुए, कोई दूध के धुले हुए नहीं है और बिजनेस में साधु संत होते नहीं हैं। कई सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो बेईमानी करके ही आगे बढ़े हैं, और इसमें जो है ये सारी चीज़ें हमें पता भी हैं और इंटरनेट पे इसके कई सारे आर्टिकल्स भी पढ़े हुए हैं। बट देयर इज़ वन थिंग कि कोई बिजनेसमैन कभी भी किसी पॉलिटिशियन से पंगा नहीं लेगा, क्योंकि बिजनेसमैन के पास होता है सिर्फ पैसा, लेकिन पॉलिटिशियन के पास होता है पैसा और सबसे बड़ी पावर। और आप लोग इतिहास उठाकर देख लो, ना जाने ऐसे कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स, यहाँ तक कि डिक्टेटर्स भी रहे हैं जो कि अपनी कंट्री में सबसे ज़्यादा अमीर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन का डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन, जो अपने पूरे के पूरे देश की इकोनॉमी का मालिक था, उसके पास लिटरली पहले कुछ भी नहीं था। उसका बाप पहले एक मोची था, लेकिन पावर का ये गेम समझने के बाद जैसे ही वो सोवियत यूनियन के पॉलिटिकल सिस्टम्स में घुसा, आगे बढ़ा, वहाँ का डिक्टेटर बना, तब उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी और हर एक बिजनेसमैन उससे डरता था। हर एक बिजनेसमैन के पास से उसे पैसा आता था और कोई उसे रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि सिस्टम में सबसे ज़्यादा टॉप पर वही था एंड ही वॉज अ डिक्टेटर। उसके खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता था। वो चाहता तो अपने एक ही साइन से एक बड़ी बड़ी खदानें खुलवा भी सकता था और बंद भी करा सकता था, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को ऊपर भी ला सकता था और नीचे भी ढकेल सकता था, और उसे दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक गिना जाता है अगर आप हिस्ट्री में देखो तो। इसके अलावा एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का डिक्टेटर था, उसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न जाने कितने बड़े बड़े राज्य और कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को लूटा, लेकिन उसकी असली वेल्थ उसकी मिलिट्री में थी, जो अराउंड 3 ट्रिलियन बताई जाती है। यानी आज के टाइम पे इलॉन मस्क की जो वेल्थ है उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा, जिसे बिल्ड करने में इलॉन मस्क को न जाने कितना समय लग गया, वो एक डिक्टेटर ने सिर्फ कुछ ही सालों में कर दिखाया। इसके अलावा लिबिया का डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफ़ी, जो अमेरिका को चैलेंज करके लिबियन डॉलर्स लाना चाहता था, उसकी वेल्थ कुछ 400 बिलियन के अराउंड बताई जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे फेमस डिक्टेटर्स हैं। इतिहास के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान की अगर हम बात करें तो वो था मंसा मूसा, लेकिन उससे भी ऊपर अगर कोई था तो वो था चंगेज़ खान, जो कि इतनी ज़्यादा ज़मीन ओन करता था, इतनी ज़्यादा लैंड कंट्रोल करता था अपने टाइम पे कि इंसानों के इतिहास में उससे ज़्यादा ज़मीन पर किसी ने राज ही नहीं किया है। और इसके अलावा मंसा मूसा, जो जब हज यात्रा के दौरान निकला था, उसकी ज़कात की वजह से ही पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में गोल्ड का दाम इस कदर गिरा कि पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें दिख कर आती है
कि जो सिस्टम में सबसे ज़्यादा ऊपर है उसके पास होगी एब्सोल्यूट पावर, और जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है पैसा अपने आप उसके सामने झुकेगा। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से कुछ पॉलिटिशियंस ने उन बिजनेसमैन्स को और उनके बिजनेस एम्पायर्स को तबाह करके रख दिया जिससे उन्होंने पंगा लिया था, ताकि हम सब ये समझ जाए कि कोई बिजनेसमैन कितना भी बड़ा हो उसे हमेशा पॉलिटिशियंस के आगे झुकना ही पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए ये सिर्फ बाहर के देशों के एग्जांपल्स है। आप हमारे देश के बिजनेस लाइन का इतिहास ही उठाकर देख लो। 17 से 18 से 19 के दशक तक टाटाज ने इंडियन बिजनेस लाइन में पूरा राज किया। उसके बाद एक आदमी उठकर आया, धीरूभाई अंबानी, जिसने पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करके रख दिया। और उसके बाद एक और आदमी उठकर आया जो इनसे भी ज़्यादा ऊपर जाने वाला था, शेयर मार्केट का बेताज बादशाह हर्षद मेहता, जिसे ये कहा जाता था कि मार्केट में अगर मेहता है तो मज़ा है। लेकिन उसने क्या गलती कर दी, पॉलिटिशियन से पंगा ले लिया। उसका नतीजा, उसका पूरा का पूरा स्कैम एक्सपोज हो गया। सीबीआई हाथ दौड़ के हर्षद मेहता के पीछे पड़ गई और उसके बाद सब बंद, सब खत्म। जो इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा था एकदम से नीचे आ गया। और यहाँ से मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सारे बिजनेसमैन और सारे बिजनेस ग्रुप्स ने एक सीख ली कि हमें वही कुछ भी करना है। अपने कॉम्पिटिटर्स को कंपटीशन तो हम देंगे, लेकिन पॉलिटिशियंस तो हमारे माई बाप है भाई, उनसे कभी पंगा नहीं लेंगे। दैट इज़ वाई कि कोई भी पॉलिटिशियन से कभी पंगा लेता ही नहीं है बिजनेस लाइन में होते हुए। लेकिन ऐसा क्या है, अगर इन पॉलिटिशियंस के पास ऐसी क्या क्या पावर होती है एक बिजनेस को अफेक्ट करने की? चलिए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर, कानून। क्योंकि कानून ही है जो बिजनेस सिस्टम और ओवरऑल पूरी कंट्री को चलाता है, और उसे हम सब मानते हैं और हमें मानना भी पड़ता है। क्योंकि अगर हमने नहीं माना तो हमें क्या मिलेगी? पनिशमेंट, सज़ा, जेल। और जब भी कोई भी आदमी अपना बिजनेस खड़ा करता है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वो उससे पहले उस पूरे के पूरे सेक्टर से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अच्छे से जान लेता है, और उसके अकॉर्डिंग उसी के अराउंड एक बिजनेस इकोसिस्टम क्रिएट करता है जो एकदम सिस्टमैटिक वे में फंक्शन करता है और उसके बिजनेस को रन करता है और उसके लिए वेल्थ जनरेट करता है। लेकिन अगर कानून बदल गया तो इससे उसका बिजनेस डायरेक्टली अफेक्ट होगा और वो उसे बचा भी नहीं सकता। एकदम सिंपल करके आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए रोहन नाम का एक बंदा है जो कि प्लास्टिक का बिजनेस करता है और प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसके प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पर रोहन के लिए प्लास्टिक को रिसाइकल करना सरकारी तौर पे लीगल है। लेकिन मान लीजिए सरकार ने ये रूल ला दिया कि अब से प्लास्टिक को रिसाइकल करना प्रोहिबिटेड है और उस पर बैन लगा दिया, तो धंधा तो रातों रात ठप पड़ जाएगा ना। दैट इज़ वाई लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ के डर में लगे रहते हैं कि अगर कल को सरकार ने कोई नियम बदल दिया तो हमारा बिजनेस का ये चीज़ अफेक्ट होगा। और इस चीज़ का एग्जांपल हम आज भी देख रहे हैं। जब से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच की वॉर चल रही है, पेट्रोलियम सेक्टर की जितनी भी कंपनीज़ है उनके बिजनेसेस को अफेक्ट पड़ रहा है। एविएशन सेक्टर की जितनी कंपनीज़ है उनको भी अफेक्ट पड़ रहा है। जो एनर्जी और गैस से रिलेटेड काम करती है उनको भी अफेक्ट कर रहा है। और भी कई सारे ऐसे बिजनेस है जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनको भी अफेक्ट पड़ रहा है। किसकी वजह से? ये सारी चीज़ पॉलिटिक्स ही तो है, इसी की वजह से। सेकेंड फैक्टर, सरकारी एजेंसीज़ का शिकंजा। हम सब जानते हैं कि हर एक देश में बिजनेस एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज और लीगल वे में रन करने के लिए कई सारी अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है जो बिज़नेस के अलग अलग फैक्टर्स को सुपरवाइज करती है कि हाँ, ये कानून के अकॉर्डिंग तो बिज़नेस चला रहे ना और कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। और वो सारी एजेंसीज़ किसके कंट्रोल में होती है? पॉलिटिशियंस के, सरकार के। और मान लीजिए कल को कोई बिजनेसमैन किसी पॉलिटिशियन से पंगा ले लेता है तो उस कंपनी के ऊपर टैक्स चोरी का केस लगाया जा सकता है, या फिर भ्रष्टाचार का केस लगाया जा सकता है, या फिर किसी भी तरीके के फ्रॉड या फिर स्कैम का केस लगाकर उसके एसेट्स को, सारी प्रॉपर्टीज़ को और बैंक अकाउंट को फ्रीज करके उसका सारा पैसा ही रोक दिया जा सकता है, जिस वजह से वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी तक नहीं दे पाएगी, जिस वजह से एक हफ्ते में पूरा का पूरा बिजनेस ठप पड़ जाएगा। दैट इज़ वाई ये सरकारी एजेंसीज़ के शिकंजे से बचने के लिए ये कंपनीज़ और ये कंपनीज़ के मालिक हमेशा पॉलिटिशियन से बना कर चलते हैं। और हर बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। थर्ड फैक्टर, टेंडर्स और लाइसेंस का कैंसिल करना। अगर मान लीजिए कल को कोई पॉलिटिशियन की किसी बिजनेसमैन के साथ बिगड़ जाती है तो वो पॉलिटिशियंस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके
उस कंपनी के लाइसेंस और टेंडर्स को कैंसिल करवा सकता है। तो अब टेक्निकली क्योंकि कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, तो वो कंपनी अपने काम आगे नहीं बढ़ा सकती, जिस वजह से उनका पूरा का पूरा बिजनेस रुक जाएगा। जब भी आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो आपको पहले गवर्नमेंट से सारी परमिशंस लेनी पड़ती है, अपना बिज़नेस रजिस्टर कराना पड़ता है, टैक्स डिपार्टमेंट में अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। सारी चीज़ें अप्रूव होने के बाद ही आप बिज़नेस कर सकते हो। आपको आगे कस्टमर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये बात की बात है भाई। पहले आपको पूरे तरीके से सरकार को ये प्रूफ करना पड़ता है और सारी की सारी रजिस्ट्रेशंस करवानी पड़ती है। उसके बाद आप अपना बिज़नेस अच्छे से रन कर पाते हो। लेकिन मान लो ये सारी चीज़ें ही कैंसिल हो गई तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम पर लीगली अपना काम कर ही नहीं रहे होगे सरकार के हिसाब से, क्योंकि आपका लाइसेंस ही कैंसिल हो चुका है। दैट्स वाई मैं बार बार नहीं बोलूँगा, कंपनीज और बिजनेसमैन पॉलिटिशियन से बना कर चलते हैं। फोर्थ फैक्टर, नेगेटिव इमेज गेम। अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन किसी कंपनी के पीछे पड़ गया हाथ धोकर नहा धोकर, तो वो अपनी स्पीचेस में भी उस कंपनी के खिलाफ बोल सकता है। और क्योंकि सरकार के ऊपर भरोसा होता है जनता का, और जनता के हीरो होते हैं पॉलिटिशियन, स्पेशली हमारे देश इंडिया में, तो जनता तो उसकी बात पर ओपनली विश्वास करेगी। एंड सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है यहाँ पर कि अगर वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो उसके शेयर प्राइसेस भी नीचे जा सकते हैं, जिस वजह से इन्वेस्टर अपना पैसा निकालेंगे, कोई पैसा डालने के लिए आएगा नहीं। और अगर सब कुछ प्रूफ भी हो जाता है कि वो कंपनी इनोसेंट है और उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तब तक तो उस कंपनी की हालत ऐसी हो चुकी होगी, आधे से ज़्यादा एम्प्लॉय निकल चुके होंगे, उनका प्रॉफिट नीचे जा चुका होगा, या फिर कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की कगार पे पहुंच चुकी होगी। और आगे भी इस बात की संभावनाएं रहती है कि अगर वो कोई नया बिजनेस शुरू करता है वो सामने वाला बंदा, तो उसमें भी उसके कामों में उसके मामलों में टांग अड़ाई जा सकती है और उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं निकलेगा। दैट इज़ वाई बिजनेसमैन पॉलिटिशियन से पता ही है आपको। फिफ्थ एंड द फाइनल फैक्टर, नेशनलाइजेशन। सरकार के पास ये पावर होती है कि वो देश के हित में किसी भी कंपनी को नेशनलाइज करके उसे अपने अंडर में लेके सरकारी कंपनी बना सकती है। और ये चीज़ एब्सोल्यूट पावर देती है सरकार को कंपनी के अगेंस्ट में, क्योंकि ये चीज़ इतिहास में पहले भी देखी जा चुकी है। इतिहास के सबसे पहले बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल फाउंड किया था, और अपनी फाउंडेशन अपनी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ही सालों में स्टैंडर्ड ऑयल ने अपनी एफिशिएंसीज, अपनी स्ट्रैटेजीज, और या फिर यूँ कह लो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ हरामी बना करके अपने पूरे के पूरे कंपटीशन को वाइप आउट कर दिया था और ऑयल सेक्टर में उनकी मोनोपोली बन गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जहाँ पर जॉन डी रॉकफेलर को ये लग रहा था कि मैं तो बेताज बादशाह हूँ बिजनेस और ऑयल की लाइन का, अमेरिकन ऑयल ने उसे मोनोपोली बताकर नेशनलाइज कर दिया और उसे कई सारी अलग अलग कंपनीज़ में बांट दिया। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि उन सारी कंपनीज़ में उसकी ओनरशिप थी, जिस वजह से उसका पैसा और ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ से एक चीज़ तो प्रूफ हो जाती है कि बेवकूफ़ जो है ना, वो हमेशा हम गरीबों का ही बनाया जाता है। ये अमीर साले अमीर ही होते हैं, और ये सरकार और ये बिजनेसमैन हमेशा एक दूसरे से बना के चलना चाहते हैं, क्योंकि पावर और पैसा अगर एक साथ मिल जाए ना, तो वो सामने वाले को सुपर हीरो बना देता है कसम से। और इस तरह की कंट्री में तो और भी ज़्यादा। इसके अलावा इंडिया में भी ये चीज़ देखने को मिली है। जब जे.आर.डी. टाटा टाटा ग्रुप के मालिक थे और वो एयर इंडिया को मानो जैसे अपने बच्चे की तरह बड़ा कर रहे थे, उसे दिन ब दिन ऊंचाइयों पर लेके जा रहे थे, तब आज़ाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया, ये हवाला देकर कि ये जितने भी सेक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, ये सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए नेशनल इंटरेस्ट के लिए। हालांकि उन्होंने जे.आर.डी. टाटा को आगे जाकर एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया, लेकिन उस टाइम पर वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सरकार है भाई, सरकार के खिलाफ कोई क्या करेगा। दैट्स वाई बिजनेसमैन कभी भी पॉलिटिशियन से पंगा नहीं लेता। बहुत बार बोल दिया यार मैंने एक ही लाइन ये। अब देखिए, कहने को तो मैंने आपको इस वीडियो में कई सारे अलग अलग फैक्टर्स बता दिए, कई सारी अलग अलग चीज़ें बता दी, कई सारी अलग अलग स्टोरीज सुना दी, और कई सारी अलग अलग चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दी। लेकिन अगर सच बताऊँ तो एक छोटा सा रियलिटी चेक अगर आपको मैं दे दूँ, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे से लड़ाई करना मेरे ख्याल से अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि जब साथ मिलकर काम करा जा सकता है तो बेवजह लड़कर एक दूसरे का नुकसान क्यों करना। अब ऐसा भी नहीं कि ये सब कुछ है, हो सकता है वो बिजनेसमैन भी आगे जाके कोई केस फाइल कर दे, या फिर आगे जाकर
कुछ ऐसा कर दे, कुछ एक्सपोज वगैरह कर दे, या फिर उस नेता की भी नेतागिरी पूरी निकल जाए और वो नीचे चला जाए, तो आगे जाकर ओवरऑल देखा जाए तो कम ज़्यादा का फ़र्क हो सकता है, लेकिन पॉलिटिशियन ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन बिजनेसमैन हमेशा पॉलिटिशियन से बनाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये उनके बिजनेस के लिए अच्छा होता है, और उस बिजनेसमैन से जो पैसा आता है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए अच्छा होता है, पॉलिटिशियंस के लिए अच्छा होता है। दैट इज़ वाई दोनों हमेशा साथ में ही चलते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आपको ये जो बैकग्राउंड है पीछे का, इससे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अपने जितने भी करीबी दोस्त हैं उसमें शेयर करिएगा। मैं बहुत जल्द एक नया सेटअप लेकर आने वाला हूँ कुछ ही महीनों में, एंड कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कर लें। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, बिकॉज each and every like of yours, each and every share, each and every comment, each and every subscribe of yours is very important and valuable for me। और आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब मुझे जोश देता है, मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और लाने के लिए, और डे बाय डे प्रोग्रेस करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और अच्छी वीडियोस और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। अभी आगे जाकर मैं एक माइक भी ख़रीदने वाला हूँ बहुत जल्दी, और साथ ही साथ नया कैमरा भी ख़रीदने वाला हूँ, नया सेटअप भी लगाने वाला हूँ। तो इंतज़ार करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और भी कई सारी अलग अलग वीडियोस बना रखी है मैंने अपने चैनल पे इस टॉपिक से रिलेटेड, और भी कई सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आप जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते हो, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और भी कई सारे अलग अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।